हेलो मित्रों, आज हम देखेंगे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित ये जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, जिसमें जीके का ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर था, उसमें आधुनिक राजस्थान के जो सवाल आए हैं वो बिल्कुल नए सवाल हैं। उनमें से अधिकांश वो कहाँ से निकाले हैं, इन्होंने कहाँ से सोर्स से बनाए गए हैं। जो ग्रुप बी है उसका हम पहले पेपर देखेंगे। उसमें जैसे पहला सवाल आया कि राजपूताना मध्य भारत सभा जो एक संस्था स्थापना की गई थी, उसके नागपुर अधिवेशन में कौन सा समाचार प्रकाशित किया गया था। राजस्थान गजट था, केसरी था, तरुण राजस्थान था, राजस्थान समाचार था। अब ये मेरे पास जो अभी आरपीएससी के सवालों का जो ट्रेंड है उनमें हम 90% इस पुस्तक से ढूंढ सकते हैं। उसका पेज नंबर आप 309 पे आ जाइए। जो आरपी व्यास की जो वृहद इतिहास दूसरा खंड है, उसमें उस 309 नंबर पेज में इस वाले कॉलम में लिखा है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना और उसके कौन कौन स्थापना करता थे, किस किस घटनाक्रम से स्थापना हुई और उसका अधिवेशन कहाँ कैसे कैसे हुआ। उसमें ये यहाँ से पढ़ना आरंभ कीजिए आप। चौथा अधिवेशन है, दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में संपन्न होता है। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में नागपुर में हो रहा होता है। उसके मैक्सिमम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही अलाइंड थे, ताकि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ इसको मैच किया जा सके। फिर इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसानों की दर्दनीय स्थिति का प्रदर्शित भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के साथ करने के लिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई थी। फिर आप यदि थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ 310 नंबर पेज पे, तो देखो यहाँ इस बारे में साफ साफ लिखा है, इसी अवसर पर राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्र वर्धा से निकाला गया था। अब यदि आप नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये जानकारी तो आपके पास है कि राजस्थान केसरी कहाँ से निकाला गया था, साप्ताहिक था, उसके बाद कौन सा पत्र निकाला, ये कब बंद हुआ। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जोड़ते हुए जो सवाल पूछा है वो वर्ड टू वर्ड यहाँ से देखा जा सकता है, कोई भी शब्द ही चेंज नहीं किया इन्होंने। अब यदि आप एक स्मार्ट विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे यदि यहाँ से सवाल बना है तो एक सवाल आपको सीधे सीधे एक और दिख रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। क्योंकि हिस्ट्री में ये रेयर हैं कि कृषकों से संबंधित जो तकलीफ की बातें हैं वो देश के शीर्ष स्तर के राजनीतिक संगठन में उठाई गई है। और ये बात है तो ये हिस्टोरियन के लिए बहुत थ्रिलिंग है, क्योंकि सबल्टन हिस्ट्री से सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। अब ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ लिया कि राजस्थान केसरी का संपादन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, लेकिन इन्होंने हिस्ट्री को जोड़ के पूछा है कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी। हिस्ट्री में हमेशा पृष्ठभूमि रिलेवेंट रहती है, तो वो उस पृष्ठभूमि को पूछे हैं ताकि आप उस खोज को जान सको कि राजस्थान केसरी का संपादन किस परिस्थिति में हुआ। तो उसमें आरपीएससी जो ये सीधा सीधा आप रट रहे हो राजस्थान केसरी का संपादन किसने किया, कब किया, उससे अलग कहानी को जोड़ना चाहती है वो कि वो क्या पृष्ठभूमि थी, वो कौन से बैकग्राउंड थे, वो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से राजस्थान केसरी का संपादन करना पड़ा। आपको पता है कि राजस्थान केसरी पहला अखबार था जिसपे राजस्थानियों का कंट्रोल था, राजस्थान के मुद्दे उठाए जाते थे। तो यदि आपने फैक्ट से कहानी को जोड़ दिया तो अपना आप नोट्स या इरेलीवेंट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री में हमेशा क्रमबद्धता के महत्व होता है। तो यदि राजपूताना मध्य भारत सभा बनी है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, फिर उस उद्देश्य के हिसाब से उन्होंने कोई काम किया होगा, फिर उनको लगा होगा कि एक ऐसा समाचार पत्र की आवश्यकता है जो अपनी जो संस्था बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग लोगों को जोड़ने के लिए काम किया जा सके। फिर ये जो फैक्चुअल सवाल होते हैं इसमें हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का महत्व होता है। ये सवाल मैं आपको पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि इस पार्ट से सवाल जो बना रहा है एग्जामिनर इस किताब से, उसमें कोई भी फैक्ट ही चेंज नहीं करा, वो वहाँ से वर्ड टू वर्ड कॉपी ही कर रहा है। अभी इस किताब से मैंने ये जो मतलब सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकाल के ये इस तरीके से व्यवस्थित नोट्स भी बनाए हैं, उसके साथ सारे जो पिछले 20-30 साल के पीवाईक्यू है वो भी जोड़े हैं। तो ये चौथा सम्मेलन आप देख सकते हैं नागपुर में हुआ था, उसमें ये किसानों की प्रदर्शनी लगाई गई थी और ये राजस्थान केसरी संपादन साप्ताहिक वर्धा से निकाला गया था ताकि देशी राज्यों के आंदोलन को प्रचार किया जा सके। इसके कौन कौन संपादक और कौन कौन सहायक संपादक थे इसकी भी जानकारी है। ये सवाल पहले से आया था और ये सवाल इसमें मैंने पीवाईक्यू भी जोड़े हैं, जैसे ये हरी लाइन की ये इसका मतलब राजस्थान केसरी का पहला सत्र तो राजस्थान के लोगों पर कंट्रोल था, ये मैंने पहले बताया था। और ये मध्य भारत का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इस तरीके से मैंने इस किताब का कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं है, ज़रूरी जो फैक्ट है
और उसके साथ जो सवाल आ चुके हैं उनको मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से, ताकि आपको ये समझ विकसित हो सके कि अच्छा इस एरिया से सवाल आ रहे हैं, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट सेक्टर है। दूसरी बात है कि इसके आसपास से और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे ये प्रदर्शनी वाला सवाल है तो वो इसमें शामिल है, कर्षकों की दयनीय स्थिति की प्रदर्शनी लगाई गई। फिर अगला सवाल देखते हैं कि ये सवाल PYQ है, लेकिन सोर्स इसका यही किताब है। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जनसंघर्ष आरंभ किया था। अब ये सवाल आप इसी किताब का थोड़ा सा पहले 248 नंबर पेज पे आएंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो ये शेखावटी किसान आंदोलन जो हुआ उसका सबसे आरंभिक संगठन था। ये देखो चीरवा सेवा समिति से संबंधित ये 1920 के आरंभ से यहाँ लिखा आ गया। 1918 में इसकी स्थापना की गई थी और चीरवा सेवा समिति गठित की गई थी। फिर इस 1918 के बाद इन्होंने लगातार काम किया। ये जन सेवा करने वाली काम थी, ये कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। शुरुआत में ये लोगों की तकलीफ दूर करती, जैसे मान लो किसानों की अकाल आ गया तो वो यदि लोन या टैक्स भरने की स्थिति में नहीं है तो उनसे संबंधित मुद्दे उठा लिए। यदि कोई किसान अकाल की वजह से किसानों को खाने की पीने की चीज़ें की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति कर दी। सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन था। फिर इन्होंने 2-3 साल में काम किया, सोशल बेस बनाया। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में भूमिका साफ लिखी। देखो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने समिति ने शेखावटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार। तो असहयोग आंदोलन में गांधी के नेतृत्व 1921 में इसी समिति ने सहयोग या योगदान दिया था। तो ये सवाल यहाँ से वर्ड टू वर्ड कॉपी किया। दूसरी बात आप ध्यान से देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको एक ये चीज़ पता चल जाती है कि कौन सा सवाल कहाँ से बनाया है, तो उसके बाद यदि आप कहानी भी पढ़ लेते हैं तो ऑप्शनों को एलिमिनेट करने में कितनी आसानी हो सकती है मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि इस समिति के जब लोग काम कर रहे थे तो पॉपुलर हो गए तो उसमें एक दिक्कत ये है कि जो उस समय का राव राजा या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो यदि अत्याचार कर रहा है और उसकी हमदर्दी कोई एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो जो पॉलिटिकल क्लास है उसको प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग थे इनको जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो ये मारवाड़ व्यापारिक संघ था कोलकाता का। तो इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, गिरफ्तारी से मुक्त करने के लिए मारवाड़ व्यापारिक संघ कोलकाता ने इनकी आवाज़ उठाई। फिर ये नेशनल स्तर पर मुद्दा बना, फिर इनको छोड़ा गया। तो इसी कहानी से ऑप्शन भी इन्होंने यहीं से उठाया। देखो अखिल भारतीय मारवाड़ व्यापारी संघ। तो यदि आप कहानी भी पढ़ते हैं तो भी ऑप्शनों को एलिमिनेट करने में सहायता मिलती है। और उसी जो सवाल बनाया है उसी हिस्से से इन्होंने ऑप्शन निकाला है। तो एक इम्पोर्टेंस इसका यह है। अब ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इसमें देखो एक इनोवेशन भी मैंने किया है। ये जो 1918 का शेखावटी चीरवा सेवा समिति है, इसमें जो बातें ज़रूरी लिखी गई वो शामिल हैं। और ये देखो इसमें ये पिक्चराइज भी किया गया है मैप के ज़रिए, ताकि आपको यदि भूल भी जाओ तो पिक्चर याद रहे कि अच्छा ये चीरवा सेवा समिति थी और इसकी कहानी ये थी। फिर ये मारवाड़ी सेवा संघ का मामला भी इसमें शामिल है, मतलब कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं गया है। दूसरी बात यह कि यदि आप PYQ ढंग से पढ़ते हैं तो ये सवाल PYQ से सीधा उठाया गया है। तो देखो CET 2023 में पहले ये सवाल आ चुका है। जो ये नोट्स बनाए गए हैं इसमें कोई भी PYQ छोड़ा नहीं गया है पिछले 30 सालों का। और PYQ भी ऐसी जगह डाला गया है जहाँ ऊपर जानकारी, जैसे चीड़वा सेवा समिति का हेडिंग यहाँ दी गई है, वहाँ पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद सारे PYQ यहाँ डाले गए हैं। तो आपको इस चीज़ की क्लियरिटी रहे कि अच्छा इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, कौन कौन से इस हिसाब से इम्पोर्टेंस है। ये CET में आया था कि 1921 में असहयोग का प्रभाव वाला संगठन कौन सा था, तो चीरवा सेवा समिति। ये PYQ था, लेकिन यदि व्यवस्थित PYQ नहीं है तो ये याद करना, ये समझ विकसित करना मुश्किल है कि कौन सा सवाल आने वाला है। ये सवाल बिल्कुल नया था, कहानी बेस्ड था, बिल्कुल कहानी बेस्ड है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल एक फैक्ट वाला नहीं है। यदि आप किताब के 2 पन्ने लगातार पढ़ेंगे तो आपको राजा महाराजा से संबंधित कहानी स्पष्ट होगी, उससे ये सवाल होगा। 1857 की क्रांति आरंभ होती है, उसमें जो पाली अजमेर ब्यावर का जो क्षेत्र है उसमें संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक ने भूमिका निभाई थी। अब यदि आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो इस क्षेत्र का राजा ही मारवाड़ का तख्त सिंह था, लेकिन फिर भी इस किताब में ये सवाल लिखा है। जो मैंने किस किताब से नोट्स बनाए हैं उसमें देखो आप
ठाकुर कुशाल सिंह और तख्त सिंह के जो मध्य संघर्ष होता है उसमें तख्त सिंह की क्या भूमिका रही है। इस समय जोधपुर की जो राजकीय सेना की एक टुकड़ी नसीराबाद गई हुई थी, एक नीमच गई हुई थी विद्रोह को दबाने के लिए, अंग्रेजों का सेक देने के लिए। फिर एक अन्य टुकड़ी जो कुशाल राज के नेतृत्व में अजमेर में सरकारी खजाने के लिए भेजी गई थी। इसका मतलब यह है कि मारवाड़ से अजमेर जाने वाला जो संचार का साधन है या संचार व्यवस्था है वो इस टुकड़ी ने खोल दी थी। फिर यदि आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके इससे नीचे जाओ तो ये देखो, अनार सिंह के नेतृत्व में पाली में भी इन्होंने तख्त सिंह ने सेना भेजी थी। और दूसरी बात है, इसको नोट्स को पिक्चराइज किया गया है। जैसे ये जो अनार सिंह था ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो पिक्चराइज करके दिखाया गया ताकि एक स्टोरी की तरीके से क्रमबद्धता बनी रहे कि कौन सी टुकड़ी पहले कहाँ थी, फिर कहाँ गई। ज्योग्राफी समझ के साथ हिस्ट्री की समझ आसान हो जाती है। अब ये सवाल मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैंने यहाँ से ये निकाला था। देखो ये लिखा है, अजमेर में स्थित सरकारी खजाने गोलाबाद की रक्षा के लिए मारवाड़ के राजा कुशल राज के नेतृत्व में एक अश्वरोही सेना भेजी गई थी। ये अजमेर वाला हो गया, अनार सिंह के नेतृत्व में पाली वाला हो गया। ये यहाँ कॉपी पेस्ट किया। तो 3 सवाल आए थे आधुनिक राजस्थान की ग्रुप बी में, तीनों के तीनों सवाल इस किताब से देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए का पेपर कंपैरेटिवली इजी था। आधुनिक राजस्थान से संबंधित सवाल पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की आवश्यकता पूर्ति की थी। कुल मिला के इनमें से ऐसा व्यक्ति पकड़ना है, राजा पकड़ना है जो क्रांतिकारियों का सहयोगी था। अब यदि आपने थोड़ी कहानी ढंग से पढ़ी है तो ये सवाल आसानी से तर्क से भी किया जा सकता है। आपको पता है कि बांसवाड़ा अंग्रेज़ों का समर्थक था, इसीलिए तात्या टोपे ने उसे लूटा था। झालावाड़ भी अंग्रेज़ों का समर्थक था, इसी कारण तात्या टोपे ने उसे लूटा था। करौली का सहायक तो खुद कोटा के महारावों को बचाने के लिए सेना लेकर आ गया था। शाहपुरा बसता है। लेकिन फिर भी आपको यदि आइडिया नहीं है तो ये 10वीं की जो किताब चलती है, 10वीं की है या राजस्थान का इतिहास और ये इतिहास वाला वो जो किताब है 10वीं क्लास की है शायद या 9th क्लास की है, उसमें ये देखो साफ साफ लिखा है। हालांकि थोड़ा एग्जैक्ट मैच नहीं है, लक्ष्मण सिंह का नाम नहीं है। नीमच छावनी के लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले को लूटते हुए आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे और शाहपुरा के शासक ने जो लक्ष्मण सिंह था उसने क्रांतिकारियों को भोजन कराया, ठहरने की सुविधा की। तो रसद आवश्यकता शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने दी। अब ये यहाँ भी है और ये आरपी व्यास वाली किताब में भी है, थोड़ा इसमें डिटेल में है। लिखा है कि नीमच छावनी के लूट के सामान से चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा के रास्ते से सरकारी बंगले को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे, जहाँ उन्हें खाने पीने की सुविधा प्रदान की गई। विप्लव हुआ, 2 दिन ठहरे, उसके बाद निम्बाहेड़ा गए। अब ये जो मेरे नोट्स हैं ये इसमें शाहपुरा का सामान ने किले के गेट नहीं खोले वगैरह सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब ये जो अगला सवाल आया है एकीकरण से संबंधित, इसमें बहुत सारे सवालों को शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राजस्थान से संबंधित कौन सा गलत कथन पकड़ना है। जब भी एग्जाम में आप दो तो गलत सही में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ सही शब्द आता नहीं, गलत हो तो उसको गोला करने की आदत रखा करो। पहले स्टेटमेंट में 2 बातें हैं, क्या ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्घाटन किया था क्या। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 7 रियासतें थी क्या। तीसरा है कि राजधानी उदयपुर थी और महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राजप्रमुख बनाया गया था क्या, और कोटा के उपराजप्रमुख। यदि आप पहला स्टेटमेंट देखो, यदि आप PYQ करते हो तो पहला स्टेटमेंट पूरा PYQ से ही आपको समझ में आ जाता है। तृतीय चरण की राजधानी क्या थी, तो उदयपुर थी। इसका मतलब आपको राजधानी उदयपुर थी, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्लियर हो जाता है। 18 अप्रैल 1948 को थी, ये भी लाइन आपकी हो जाती है तैयार, 18 अप्रैल 1948। और उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। यदि आप 2 PYQ कर रहे हैं तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, ये क्लियर होगी, ये क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो 10वीं वाली जो मैं किताब बता रहा है इसमें राजस्थान का आजीवन राजप्रमुख, इसमें पूरी कहानी दी गई है आरपी व्यास में कि कैसे अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए पहले भोपाल सिंह उदयपुर या मेवाड़ को एकीकरण में जोड़ना नहीं चाहता था। फिर बाकी सब रियासतें जब जुड़ गई तो इनको लगा कि हम अकेले हो जाएंगे। फिर भी ये लोग शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो माणिक्य लाल वर्मा और जितने भी नेशनलिस्ट थे इन्होंने दबाव बनाया कि यदि
मेवाड़ अकेला रह गया तो उसकी इतनी फिजिकल कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। और यदि आधुनिक युग में यदि औद्योगिकरण नहीं हुआ तो मेवाड़ पीछे रह जाएगा। तो जब दबाव बना तो फिर महाराणा ने चर्चा चालू की तो फिर इन्होंने शर्त रखी कि भाई मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। तो फिर इन्होंने एक तोड़ निकाल लिया कि चलो ठीक है, इसकी जो मेवाड़ है इसकी कल्चर को बनाए रखने के लिए इसको आजीवन राज प्रमुख बनाए जाते हैं। फिर इसका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स थे उसके आगे चल के इसकी प्रीवियस भी बढ़ाई गई। तो ये पूरी कहानी आर.पी. व्यास में दी गई है, वहाँ से आसानी से होता है। इसमें साध नहीं ज़्यादा थी। तो कुल मिला के बात है कि ये सोर्स से ये सवाल आसानी से किया जाता है। ये कोटा उराव को है, या पिक्चर भी की गई नोट्स में। फिर ये बहुत आसान सवाल है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल के आंदोलन संबंधित थे? बीकानेर थे। ये PYQ भी है, ये फोटो भी नोट्स में डाल रखी है। रघुवर दयाल मुक्ता प्रसाद की पेवरी अदालत ने 7 यातनाएं दी जिसके कारण संपूर्ण देश में आलोचना। ये बीकानेर में है। और ये PYQ भी था, 2nd ग्रेड में आया हुआ सवाल है बीकानेर के। और ये नोट्स जो मैंने बनाए ये आर.पी. व्यास से ही हैं। तो ये आर.पी. व्यास में रघुवर दयाल का मतलब यदि आप बीकानेर का प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें लगभग रघुवर दयाल गोयल का 20 से अधिक घटनाओं में नाम आएगा। तो यदि आपने एक बार रीडिंग भी मारी है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बीकानेर से संबंधित व्यक्ति ही हैं ये। कुल मिला के यदि आप एक स्मार्ट विद्यार्थी हैं तो जो रिलेवेंट सोर्स हैं उसको वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं, यदि 1-2 सवाल भी आ रहे हैं वो भी इतने डेप्थ में। अब ये जो चीरवा सेवा समिति है, यदि आप इस किताब को एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीरवा सेवा समिति का मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट फैक्ट है। यदि आप जयपुर प्रजामंडल या किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मेन घटनाएं हैं, लेकिन ये शुरुआती चरण की घटना है। तो यदि इतने माइन्यूट फैक्ट निकाल के एग्जामिनर सवाल बना रहा है तो आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट है या जो ऑफिशियल टेक्स्ट है उनको वरीयता देनी चाहिए। एक दूसरी चीज़, इस किताब में जहाँ से सवाल बने हैं कम से कम उस एरिया को आपको हाईलाइट करनी चाहिए, और वहाँ जो और भी आसपास की जानकारी है वो आपको गैदर कर लेनी चाहिए, ताकि यदि भविष्य में सवाल बनता है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस टॉपिक से यदि सवाल बने हैं तो इससे और इस संस्था ने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सा व्यक्ति शामिल था, उससे संबंधित सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। धन्यवाद। यदि आप इस किताब ये वाली पूरी किताब के नोट्स आप चाहते हैं, वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं, उसके साथ ही जो RBSC की जो किताब चलती है राजस्थान, आधुनिक राजस्थान से संबंधित, और उसके पहले जो 9वीं से 12वीं तक किताबें चलती थी उसमें आधुनिक राजस्थान का जितना भी पोर्शन है उसमें प्रत्येक फैक्ट को क्रमबद्ध तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से निकाल कर व्यवस्थित किया गया है। उसकी वीडियो लेक्चर यदि आप चाहते हैं, उसके साथ ही जो टॉपिक हैं उसके हिसाब से उसके बिल्कुल साथ में जितने भी पिछले 30 सालों में PYQ आए गए हैं, चाहे कोई भी राजस्थान से संबंधित परीक्षा में आए गए हैं, वो उस PYQ वो उस टॉपिक के साथ ही कनेक्टेड है। जैसे इस प्रकार से है, यदि ये 4था सम्मेलन नागपुर का है और तो फिर यहाँ पूछा गया कि राजपुर मध्य भारत चतुर अधिवेशन कहाँ है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो एक तो ऑफिशियल टेक्स्ट बुक राम प्रसाद व्यास 10वीं की बोर्ड में चलने वाली परीक्षा का सारे नोट्स, सारे फैक्ट यहाँ आ गए। फिर उसको व्यवस्थित किया गया है, किसी किताब में कहीं लिखा गया, किसी किताब में कहीं लिखा गया तो उसको व्यवस्थित किया गया है। फिर उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है। फिर इस तरीके से यदि कोई फैक्ट याद करना हो तो उसकी पिक्चराइज किया गया है। स्थान के नाम को, स्थान का नाम है तो उसकी गूगल मैप में फ़ोटो डाली गई, ये व्यक्ति का नाम है तो उसका इस तरीके से पिक्चराइज किया गया है ताकि आपको याद अच्छे तरीके से रहे। जितने भी PYQ हैं उस हिसाब से आपको समझ विकसित हो कि सवाल किस एरिया से कैसे कैसे बन रहे हैं, उसके लिए सारे PYQ डाले गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर इस बुक के इस तरीके से तैयार हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा रिलेवेंट मैटर चाहिए वर्तमान में बदलते हुए RPSC पैटर्न के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद।